बहुत बुरा महसूस होता है। बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं इसके बाद। पाकिस्तान की सियासत में और इंडिया की सियासत में बहुत फ़र्क है। आज मुसलमान इंडिया के क्यों कामयाब है? सिर्फ इस वजह से। चंद साल पहले अगर आप बात करें तो ये अनथिंकेबल था कि किसी भारतीय लीडर को किसी गल्फ कंट्री के अंदर इस तरीके से प्रोटोकॉल पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब लोगों की मजबूरी बन गया कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। अब इस्लामी कंट्री देख लो, आपको खुद गंदम को यूक्रेन से मंगवा के खाते तो आपकी तरफ वो क्यों आए? सर हमारी ट्रेड चल रही थी ना। चावल जो ये सारे ढकोसले हैं, ये झूठी बातें हैं। महंगाई तो बहुत ज्यादा है वहाँ सर कहाँ 25 रुपए आटा और 170 रुपए आटा, फर्क है कि नहीं? 10 रुपए केजी आटा आलू और यहाँ पे 200 रुपए, फर्क है कि नहीं है? देखिए वो तो हमारी एक इकोनॉमिकली तौर पे हम बिल्कुल कमज़ोर हैं। तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हमारा ये बच्चों का रुझान है ना तालीम की तरफ नहीं है। हमारी ज़्यादा अक्सरियत है गाँव देहातों की। गैर मुस्लिम है वो मुसलमान के भी दोस्त नहीं हो सकता। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुल्क कैसे चलेगा। बड़ी बैठक दोहा में हो रही है कतर के अंदर। अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। पुर्तगाल के अंदर स्टॉप इस्लाम पाकिस्तानियों को गेट आउट कहा जा रहा है। कतर है या यूएई है या दीगर तमाम अरब रियासतें हैं, उन सरबराहान को सोचना चाहिए। बहुत बुरा महसूस होता है। बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं इसके बाद। ये पाकिस्तान क्यों नहीं सीखता, अरबों से क्यों नहीं सीखता? मोहम्मद बिन जायद ने जो इकदाम उठाए हैं, उससे पहले मोहम्मद बिन सलमान जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को अपना भाई, अपना दोस्त, अपना सारा कुछ बता रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं ये सारा? मैं आपको बताऊं, ये लेवारत मुल्क है, इसका वारिस कोई नहीं है। जो वारिस होते हैं ना, फिर उस चीज का ये हाल नहीं होता जो हमारे मुल्क का इन लोगों ने कर। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में और इंडिया की सियासत में बहुत फ़र्क है। आज मुसलमान इंडिया के क्यों कामयाब है? सिर्फ इस वजह से। दोस्तों इस समय दुनिया में एक ही चीज की चर्चा हो रही है, वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और वो इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने यूएई विजिट करके इस प्रोजेक्ट में जान फूंक दी है। शुरुआत इस प्रोजेक्ट की बहुत ही अच्छे तरीके से हुई, बिल्कुल जोर शोर से इसका आगाज हुआ था। और इसकी शुरुआत होने से ठीक पहले इजराइल और हमास के मध्य युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्योंकि ये प्रोजेक्ट खाड़ी देशों से होकर गुजरता है, अरेबियन कंट्री से होकर गुजरता है, तो वहां इजराइल को लेकर काफी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गए थे। लेकिन जब से भारत के प्रधानमंत्री ने अरब देशों से बात की है, उसके बाद से देखा जा रहा था कि जहां बहुत सारे देश इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इजराइल के अगेंस्ट बहुत सारे ट्रेड बैरियर लगाए जा रहे हैं, वहीं यूएई ने भावनाओं में बहने से इनकार कर दिया कि वो हिंदुस्तान के हर मुआशियात, हर तरक्की के अंदर हिंदुओं की गोदों में बैठ गए हैं। ये देखिए कैसे वो अपने अपने मजहब के मुताबिक रस्मात कर रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, जा रहे हैं, पंडित उनके साथ हैं। अभी यहाँ पे शेर लोग भी आपको नजर आएंगे। अब यही मैं जैसे आपसे पहले अर्ज किया है कि ये मुसलमान लोगों की बेहिसी है और वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। चंद साल पहले अगर आप बात करें तो ये अनथिंकेबल था कि किसी भारतीय लीडर को किसी गल्फ कंट्री के अंदर इस तरीके से प्रोटोकॉल मिले। जब भी जो भी ताकतवर लोग होते हैं, जो खुद अपनी दोज हु हैव द कैपेसिटी टू बिल्ड द नैरेटिव, दे डोंट केयर अबाउट कि कौन क्या कह रहा है। ये बात आ गई कि साहब जब छूट गए तो सबको सांप सूंघ गया। अब सब कह रहे हैं यार छूट गए कोई अब कोई नहीं, क्योंकि सबके बयान ऑन रिकॉर्ड है ना यार, सबके बयान ऑन रिकॉर्ड है, सबने बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है कि ये है बड़े आए विश्वगुरु बन रहे थे और ये कर रहे थे, सबने टांग खींची सरकार की। अब सरकार सक्सेसफुल हो गई, मैसिव डिप्लोमेटिक विक्ट्री। G20 के बाद अगर कोई भारत ने डिप्लोमेसी में अभी तीर मारा है तो नंबर 2 पे ही है, नंबर 2 पे ही है। और G20 से ज्यादा मुश्किल था ये, बाय द वे ये ज्यादा मुश्किल था। G20 तो जाहिर सी बात है, लोग आए, वहां एक फंक्शन था, ये ज्यादा मुश्किल था। एक मुस्लिम देश, शरिया से चलने वाला देश, जहां पे आरोप लगा है कि यहूदियों के लिए ये लोग जासूसी कर रहे हैं, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, वहां पे यहूदियों के लिए कितनी नफरत है, उसके बावजूद उनको मौत के मुंह से निकाल लेना और वापस सुरक्षित भारत लाना, अपने परिवार के पास वापस भेज देना, बॉस ये बहुत तगड़ी बात है। लेकिन इसमें भी अब ये हो नहीं सकता कि आपकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी का पूरा फोकस जो है वो मुस्लिम कंट्रीज हों, आप उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हों, आप जो है वो ब्रिज जो है वो बिल्ड कर रहे हों, इस तरह के मंसूबे जो कॉमन इंटरेस्ट के वो डेवलप कर रहे हों, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बड़ी बड़ी जो है वो इस रोड मैप दे रहे हों, और दूसरी तरफ आप पे खाम खा वही इल्ज़ाम जो है वो फूंपा जाता रहा है कि ये जी कोई
मुसलमानों के खिलाफ कोई जो है ना वो, चूंकि ये दोनों चीजें साथ में बैठती नहीं है। बेसिकली इससे ये अब मैसेज सामने आना शुरू हो गया है कि ये अरब दुनिया को मिसगाइड करने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च किया गया था, ताकि इंडिया को जो है वो अरबों से दूर किया जाए। और अरब राय आमा चूंकि बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा उस तरह इंटरनेशनली कनेक्टेड नहीं रही है अपनी जो प्रेस और पब्लिकेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, इसलिए वो बहुत जल्दी इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं उसका शिकार होते हैं। ये एक ओपिनियन है कि इसको बुनियाद बनाया गया ताकि इसके खिलाफ अरब जो हैं वो रिएक्ट करें, और उसमें जो भारत की मिडल ईस्ट के साथ, मुस्लिम मिडल ईस्ट के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है उसको रोका जाए, जो कि रुक नहीं सका। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद क्लैरिफाई हो गई कि ये क्वेश्चन कोई इतना सिंपल नहीं था। इसको फिर हमें उसी नुक्ता नज़र से दोबारा देखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर अगर कोई टेंशन थी, कोई जो है वो मज़ाहिब के अंदर, तो उसको फिर उसी नुक्ता नज़र से पॉलिटिकली देखना ज़रूरी क्रिएट करता है कि उसकी सबसे बड़ी बड़ी दोस्तियाँ और उसके सारे मामलात मुस्लिम दुनिया के साथ हों, तो मुल्क के अंदर कुछ लोग जो है वो गन्ने उठा के बैठे हों कि नहीं जी हम जो है वो नहीं मानते। तो ये मैं समझता हूँ कि उनका अपना कलाड़ी मारने वाली बात है पाँव में। जहाँ तक बात है मंदिर की, कि देखें पहली बात यह है कि ये उस तरह की कोई रिएक्शन नहीं है कि पहले मुसलमान भारत में आए तो अब भारत कहीं मुसलमानों में अपना कोई एजेंडा लेके जा रहा है। दैट्स नॉट द केस। हिंदुइज्म जो है बुनियादी तौर पे इस तरह का रिलीजन है ही नहीं, वो बुनियादी तौर पे एक टोटली डिफरेंट रिलीजन है। उसमें इस तरह का जो एक्सपेंशनिज्म है, उसको जो फैलाने का तस्वर है, इम्पोज करने का तस्वर है, नाफज करने का तस्वर है, जिस तरह के इस्लामी दुनिया में इस्लाम का रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की उसके अंदर जो है वो है ही नहीं, उस तरह का वो मैसेज ही नहीं दे रहा है। वो एक ओपन मजहब है, उसको लोग अपने अपने तरीके से जो है वो अडॉप्ट करते हैं ज़्यादातर कल्चरली। रहा सवाल मंदिर बनाने का, तो देखें अब ये काम 10, 15 या 20 साल पहले तो नहीं हो सकता था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आज से 10, 15 या 20 साल पहले कितनी हिंदू आबादी थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो डिस्प्लेस हुए, लोग ट्रांसफर हुए, रीप्लेस हुए, वहाँ जाके आबाद हुए। तो इतनी बड़ी आबादी आप जहाँ कहीं भी देखेंगे किसी भी मजहब की, तो उसके मंदिर भी बनेंगे, उसकी मस्जिदें भी बनेंगी, उसके जो है वो टेम्पल्स, गुरुद्वारे, ये सारी चीज़ें बनेंगी। जैसे वेस्ट में हुआ कि वेस्ट में तो यहाँ हमेशा से कोई जो है वो गुरुद्वारे और मंदिर तो नहीं थे ना, तो जब आबादी। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि आने वाले 10 साल में पाकिस्तान मात्र एक ऐसा देश होगा जो कब्रिस्तान होगा, मात्र एक ऐसा देश होगा, क्योंकि आप अल कुरान के हिसाब से भी आपका देश अपने आप को मॉडिफाई करने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए, कल जब मोदी जी पहुंचे बड़े बैंड बाजा के साथ, जब उनकी एंट्री होती है ना, अल्लाह की कसम मेरे तो कान वान सब लाल हो जाते हैं, चेहरा वेहरा देखो शाइन कर रहा है मेरा। मैं उनको देखती हूँ ना कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री के लिए, जिस देश में हम जाते हैं अपने अफजल अरकान के लिए, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा, वहां पर मेरे मोदी जी को, मेरे प्रधानमंत्री के लिए ये बाबा रे बाबा पूरा आलिशान तरीका। तो मोहम्मद बिन ज़ैद साहब ने उनको बहुत अच्छे से होस्ट किया, और होस्ट करने के बाद उनको जब मीटिंग रूम में, बॉल रूम में लेकर आया गया, तो वहां पर यूपीआई से मीटिंग स्टार्ट हुई। यूपीआई, भारत का यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया, और उसके बाद फिर मोदी जी ने कहा कि आईमैक कॉरिडोर के द्वारा पूरा अरब देश और भारत बहुत तरक्की करेगा, और सिर्फ इकोनॉमी ही बूस्ट नहीं होगी इन दो देशों की, बल्कि आईमैक कॉरिडोर के द्वारा इन दो देशों में रहने वाले हर एक नागरिक भी ब्राइट और शाइन हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जिस देश की इकोनॉमी बहुत बहुत बढ़ी हुई रहती है, वहां के हर व्यक्ति वहां का कमाओ होता है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट होता है, उसके पास कमाने का जरिया होता है, उसके सर पे छत होती है, उसके पेट में रोटियां होती हैं। तो नौकरी अगर आपके पास है, तो शिक्षा अगर आपके पास है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारी लग्जरियस लाइफ आपके पास होगी। और सबसे ज्यादा फोकस हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इन 10 सालों में
नौकरी और शिक्षा पर बहुत ज्यादा दिया है। इवन पसमानदा मुसलमानों को भी उन्होंने भारत में बहुत स्पीचेस दी हैं। और इस ट्रेड डील को कंटिन्यू रखने की अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भारत का साथ देने का फैसला किया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसे आईमैक कहा जाता है और ये रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसे एनहांस करने के लिए बनाया गया है और इसका काम है चाइना का जो BRI है उसे टक्कर देना। इस कॉरिडोर को खास इसीलिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बनाया गया है ताकि ये इकोनॉमिक जो लैंडस्केप इस समय बन रहा है पूरी दुनिया में, जहां भारत की एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट बनने जा रही है, वहां बहुत सारे देश अपने प्रोडक्ट भेज सकें, भारत के साथ अच्छा ट्रेड कर सकें, उनकी भी इकोनॉमी ग्रो हो और भारत की भी इकोनॉमी ग्रो हो। भारत की बढ़ती इकोनॉमी में, भारत की बढ़ती कंजम्पशन में वो अपने प्रोडक्ट बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट का मेन एम यही है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी कंजम्पशन बेस्ड हमारी इकोनॉमी बनने जा रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ ही हम समझौते करें ताकि हमसे कमाए हुए पैसे हमारे ही अगेंस्ट कहीं यूज न हो जाए, जैसे चाइना करता है। तो ठीक इसी तरीके से चाइना को हमारी सरकार बाहर करती जा रही है। दिन प्रतिदिन बहुत सारे रूल लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे बैरियर्स लगाए जा रहे हैं ताकि चाइना को रोका जा सके।